हाँ, ये अभी वैसे तो हमारे इसमें फिलहाल इसमें कोई लेडीज तो है नहीं, की है। अभी तो कोई नजर नहीं आ रहा है। है ना? चलिए, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं शुरू करूं? जी जी। अच्छा। थैंक यू रवि जी। मेरा नाम अलका है, मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा है, आप लोगों के साथ है। आज शराब नहीं पी और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक रूप से भी मैं सोचती हूँ कि ठीक ठाक हूँ। तो थोड़ा सा ये शुरू में डिस्टरबेंस हो गई तो वो हो गया, खैर कोई बात नहीं। तो ये पैम्फलेट मैंने पढ़ा और एक्चुअली बहुत पहले की मुझे बात याद है कि जब मैं बेंगलोर में थी, मेरी सर्विस बेंगलोर से स्टार्ट हुई थी, वहाँ पे काफी पैम्फलेट्स मैंने देखे थे जो विमेन के लिए भी थे, और वो बड़े अच्छे कॉमिक उसमें भी बने हुए थे। और कभी खास मुझे इतना मौका नहीं मिला वो पैम्फलेट्स वगैरह पढ़ने का। मैं बांटती जरूर रही हूँ पर पढ़ने का नहीं, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं और मेरे परिवार का ऑलरेडी दे हैड एन, मतलब एक खुला दिमाग था, तो ऐसा नहीं कि भी मुझे इन चीजों की जरूरत पड़े। पर देखिए, जरूरत थी, इसीलिए आपने, ईश्वर ने मुझे आज यहाँ वो किया। एंड मैं पढ़ रही थी, उसमें मुझे बहुत नई चीजें जैसे समझ आने लगी ना। जैसे मैं प्रियम्बल ही पढ़ रही थी। हम लोग कितने, मुझे 30 साल हो गए फेलोशिप में ऑलमोस्ट, और प्रियम्बल रोज ही सुनते हैं, हर मीटिंग में सुनाई देता है। उसको वर्ड टू वर्ड हम कितना समझ पाते हैं ये अलग बात है। तो मैं पढ़ रही थी इसको दोबारा, तो उसके पहले ही सेंटेंस में जो पहला प्रियम्बल था पहले का, जिसमें ए इज अ फेलोशिप ऑफ मेन एंड वीमेन हु शेयर देयर एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप विद ईच अदर। उन्होंने बड़े अच्छे आराम, मतलब एक सरल भाषा में एक्सप्लेन किया हुआ है कि इट्स अ फेलोशिप ऑफ मेन एंड वीमेन। ये आपस में एक दूसरे से इतने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इसमें ये नहीं उन्होंने बोला कि भी औरतें औरतों से करती हैं, आदमी आदमियों से करते हैं। सो विथ ईच अदर दैट दे मे सॉल्व देयर कॉमन प्रॉब्लम। और ये एक बहुत अहम बात है कि भाई मैं, ठीक है, मैं स्त्री हूँ, मैं, मेरी अलग, कुछ अलग चीजें आ जाती हैं सब कुछ, लेकिन जो मेरी कॉमन प्रॉब्लम, जो मेरी असली मेन प्रॉब्लम है, मैं ऐसे बोलूंगी कि जो मेरी मेन प्रॉब्लम है कि अल्कोहल बंद नहीं हो रहा था, छूट नहीं हो रहा था। 10-10, 15-15 दिन या 2-2, 3-3 महीने आई यूज, मतलब मैं उससे दूर रहती थी, और फिर अ, अचानक ही कुछ होता था और मैं फिर शुरू पीना शुरू हो जाती थी। तो ये जो मेरी उस टाइम जो मेरी अपनी दिक्कत थी, वो मेरे से सॉल्व नहीं हो रही थी। और जब मैं एए में आई तो ये मेरे लिए एक कॉमन प्रॉब्लम थी, आप लोगों के साथ मिलकर। आदमी भी इसी बात से जूझ रहे थे और मैं भी इसी बात से जूझ रही थी। तो वो बिल्कुल क्लियर इसमें लिखा हुआ है कि हम आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं, टू अदर्स, दैट दे मे सॉल्व देयर कॉमन प्रॉब्लम एंड हेल्प अदर्स टू रिकवर फ्रॉम अल्कोहलिज्म। फेलोशिप में हम मिलके रिकवर होते हैं, सोबर होते हैं, और फिर वही चीज हम आगे कैरी करते जाते हैं। अब इसी प्रियम्बल के एंड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये खासतौर से हम लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द सिंगलनेस ऑफ द पर्पस। आवर प्राइमरी पर्पस इज टू स्टे सोबर एंड हेल्प अदर अल्कोहलिक्स टू अचीव सोबराइटी। बस ये चीज ना मुझे जब समझ आई तो मेरा जो फेलोशिप में है, लाइफ बहुत सिंपल हो गई। कि मैं फेलोशिप में सिर्फ एक ही वजह से हूँ कि यहाँ पे मुझे अपनी देखरेख करनी है, कि मुझे शराब से दूर रहना है। कैसे दूर रहना है, सारा प्रोग्राम है, सारे सॉल्यूशंस हैं उसमें। वो जो स्टेप्स हैं वो कैसे लेने हैं, उन सॉल्यूशंस को कैसे मुझे अपनाना है, वो तक बताया हुआ है। और फिर जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आगे शेयर करती जाती हूँ।
बीइंग अ वुमन मैं ये सोचती हूँ कि पहले मतलब मैं नहीं समझ पाई थी ये सब कुछ, बिल्कुल फिर से हो जाता था। प्रायोरिटीज बहुत बिखरी हुई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे मालूम था कि मैं क्यों हूँ ए में, लेकिन फिर भी एक वो जैसे जंगल, अंधेरे जंगल में आप घूम रहे हो ऐसे था, कहीं रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी। और वो रोशनी रोशनी जो मुझे दिखाई देनी शुरू हुई है वो 2007 में शुरू हुई है। वहां से जब मेरा जो सारा थॉट प्रोसेस था, सोचने को जो प्रतिक्रिया थी, जब वो साफ होने लगी, तब मुझे सब जो 2007 से पहले रोज भी मतलब मीटिंग्स में करते रहती थी, जो मर्जी मेरी हालत हो, मैंने एक का हाथ कभी नहीं छोड़ा। और जो सीनियर्स कहते थे, मेरे इनिशियल स्पॉन्सर्स रहे, मेरे इनिशियल स्पॉन्सर्स ज्यादातर सारे आदमी थे, क्योंकि वहां तब औरतें उतनी थी नहीं, और बड़ी मुश्किल से एक आध फिर वो होता था कि भाई जिससे बैठ के आप बातचीत कर लो। एंड मुश्किल होता है, थोड़ा थोड़ा क्या, बहुत मुश्किल होता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैं ऐसे प्रोफेशन या उधर से आ रही थी एनवायरनमेंट में जहाँ पे हम ज्यादातर आदमियों के साथ ही काम करते हैं। लेकिन फिर भी मैंने ए में महसूस किया मेरी लिमिटेशंस थी शेयरिंग में, अपने दिल की बात कहने में, और उसमें तो टाइम लगा उसमें। और वही है कि भाई ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई समस्या हमारी सबकी एक ही है, लेकिन हम किसके साथ मिलके उसको शेयर कर सकते हैं कंफर्टेबली, ये बहुत जरूरी है। अब जैसे इसी में आपने आगे देखा होगा कि जो पैम्फलेट है उसमें है कि डू यू हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। ये लेडीज के साथ ही बिग बुक में भी लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे साथ क्या होता है कि हमें बड़ी छोटी थोड़ी क्वांटिटी में ही दिक्कत होने लग जाती है। मेरे साथ तो था ही है, मुझे नाप तोल के पीना तो आता नहीं था, ना मेरे पास ऐसा कुछ जरिया था, ना मुझे इसकी नॉलेज थी, क्योंकि घर में किसी को मैंने पीते नहीं देखा। बाहर एक जगह में जब मैंने प्रोफेशनली बाहर काम करना शुरू किया तो वहां पीते थे, तो उनको मैं देखती थी, उससे मुझे आइडिया हो गया था कि ये लोग ऐसे पीते हैं। तो जब मैंने पहले खुद की ड्रिंक पी तो वो उसी आइडिया से पी, और देयर वाज नो मेजरमेंट कि मैंने कितना लिया है कितना लिया है, बहुत बुरी हालत हो गई थी। और वही हाल है कि वो चम्मच से नापते नापते मुझे नहीं पता लगता था कि मैं लिमिट क्रॉस कर गई। तो बहुत थोड़े में, मतलब मेरे हिसाब से बहुत थोड़ी क्वांटिटी होती थी, लेकिन उतने में ही मेरा हाल बुरा हो जाता था। और ये सिलसिला बहुत साल चलता रहा, क्योंकि मुझे देखने में ऐसा लगता था मैं तो बहुत कम पीती हूँ, इससे तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये मैंने आगे आगे महसूस किया कि बहुत लेडीज की ये सोच रहती है, जो बाकायदा पीना जानती हैं, जो अल्कोहल के बारे में अच्छी तरह जानती हैं, 30, 60, 90 ml सब, और ये वो भी इस क्या कहना चाहिए, इस जाल में फंस जाती है कि भाई हम तो बहुत कम पीते हैं। तो वो यही है कि भाई जैसे बिग बुक में लिखा हुआ है कि भाई इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी, वो ये क्वांटिटी की बात नहीं है, ये बात नहीं है कि क्या आप पी रहे हो, कौन सी ब्रांड पी रहे हो या क्या ले रहे हो। बात सिर्फ ये होती है कि अगर आप थोड़ा सा लेने के बाद भी मेरे फिजिकली बॉडी में और मेंटली मेरे में चेंजेस आने लग जाते हैं, मेरा बॉडी नहीं उसको डाइजेस्ट कर पाता, और उसका नशा चढ़ के जो उसके बाद मेरे अंदर जो हल्कापन आ जाता है, और उसमें जो मैं बोलना या करना शुरू करती हूँ, वो सोशली तो छोड़िए, वो एक टाइम के बाद खुद को भी एक्सेप्टेड नहीं होता कि मैं नहीं। खैर मुझे खास ये एक्सपीरियंस हुआ नहीं, क्योंकि मैंने कभी पब्लिकली पिया नहीं, मैं घर में ही था जो भी था। और मेरी ये कोशिश रहती थी कि जब मैं बाहर जा रही हूँ या मीटिंग जा रही हूँ तो वो दिन में मेरा जरा क्लीन या सोबर दिन रहे, आने के बाद फिर हो जाता था जो करना होता था। तो मुझे पब्लिकली इनिशियली मुझे पब्लिक हैरेसमेंट नहीं हुई कि भी मेरा बिहेवियर पब्लिकली बहुत ऑड हो रहा हो। तो ये बहुत जरूरी है कि भाई लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है कि मुझे एक साल में ये हो गया था कि जो थोड़ी बहुत भी क्वांटिटी है
वो मेरे लिए ठीक नहीं है और कुछ गड़बड़ हो रही है। उस चक्कर में मैंने 94 में पहली बार शराब पी थी। 95 के बीच में या एंड में मैं एक साइकियाट्रिस्ट को मिलने गई पूना में, और वो ए से जुड़े हुए थे। लकीली आप देखिए, उनकी कोई साइकियाट्रिस्ट पेशेंट थी, मतलब जो अपना डिप्रेशन और उसके लिए कर रही थी। वो मेरी डॉटर की सहेली की मदर थी। उनसे मैं बस वो उसी दिन मिली हूँ, उसके बाद आज तक नहीं मिली। उन्होंने मुझे उनका एड्रेस दिया और मैं उनके पास गई हूँ, तो उन्होंने मुझे सारा समझाया और उन्होंने कहा मैं डिटॉक्स कर दूंगा, बाकी आप ए में जाइए। वहां से फिर मैंने ए पहली मीटिंग पूना में की थी। उसके बाद 96 में मैं बेंगलोर आने जाने लग गई थी, तो ज्यादातर मेरी मीटिंग्स वहां हुई हैं। तो यही समझ में आ गया था कि भाई थोड़ा ज्यादा की बात नहीं है। मुझे था कि भाई मैं नींद के लिए, या मेरा जो मैंने पहली बार ली थी वो मेरा एक्चुअली दिमाग बहुत अपसेट था, बहुत ज्यादा बोले जा रहा था, एंड आई वाज एंग्री विद समबडी। और उस गुस्से में मैंने अपने आप को शांत करने के लिए आई हैड अ ड्रिंक। उस टाइम शांत तो क्या हुआ होगा, हालत और खराब हो गई थी, लेकिन बाद में फिर ऐसा थोड़ा रहता था कि भाई थोड़ा ले लो तो शांत हो जाता था। फिर वो थोड़े में गुजारा नहीं होता था, फिर और 10 चीजें उसके साथ जुड़ जाती थी, हालत और खराब हो जाती थी। तो ये चीज जो है, मैं सोचती हूँ कि हालांकि मैंने अपने आप मीटिंग में एक बार महसूस किया था। बाय फर्स्ट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि जो वो पहला घूंट मैंने लिया, पहला ग्लास, क्योंकि मुझे परेशानियां तो बहुत सालों से चल रही थी, लेकिन वो पहला घूंट लेने के बाद मैं शराबी का एक ठप्पा लग गया, या मैं बन गई, या मैं कहलाने लायक हो गई, जिसकी वजह से मैं ए में आ गई, और ए में आके मुझे मेरी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल गया। अगर वो पहला घूंट मैं नहीं लेती तो मुझे नहीं पता लगता कि मैं ए आते कि नहीं आते, और दिक्कत बनी रहती मेरी। तो मेरे साथ ये बड़ा है कि भाई अपनी जो मेरी सोशल मैरिटल और प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनके लिए मेरे लिए ये सोल्यूशन था। लेकिन ये सोल्यूशन बहुत जल्दी ही मेरी लाइफ में तो प्रॉब्लम बन गया था, बहुत ही जल्दी, पहले 1.5-2 साल में, और फिर मैं ए में आ गई। तो मेरी कहानी बड़ी अलग सी आ जाती है। ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में सब कुछ जो खत्म हुआ 93 में, तब अल्कोहल नहीं था, तब मेरा सिर्फ बिहेवियर था, ड्राई ड्रंक सिंड्रोम था। मेरी लाइफ में सब कुछ खत्म होने के बाद अल्कोहल आया, उसको मैंने एज ए सोल्यूशन ढूंढा। तो इधर पैसेज में लिखा हुआ है कि बहुत लोगों की लाइफ में हम लोग इसको एज ए सोल्यूशन लेते हैं, सोचते हैं कि ये हमारी दिक्कतें कम कर देगा, लेकिन फिजिकल एलर्जी का किसी को नहीं पता होता। फिजिकल एलर्जी की वजह से ये हमारे शरीर में प्रॉब्लम बन जाता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को भूल जाते हैं, पर हमें ये नहीं पता लगता कि हम इसको अब बंद कैसे करें। दैट बिकम्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और उसी प्रॉब्लम को लेके मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गई थी। तो इस पैराग्राफ में एक ही लाइन में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है उन्होंने। और फिर वही है कि भाई वो मैं जानती हूँ 13-14 साल आप ले लीजिए, 2094 से लेके 2007 तक हर साल मेरे पास एब्स्टिनेंट पीरियड होता था, हर साल फिर मैं लुढ़क जाती थी। 2 बार पहले रिहैब में एडमिशन हुई, फिर एक बार 2007 में हुई थी। और वो मेरी लाइफ का जो पार्ट है 15-20 साल का, बहुत ही भयानक निकला। और बहुत अकेलापन महसूस करती थी मैं, अकेली थी, अकेलापन महसूस करती थी। इस पैम्फलेट के पैसेज में बड़ी अच्छी सी एक चीज लिखी हुई है कि यू आर नॉट अलोन। उस टाइम भी मैंने कभी पढ़ा नहीं और कभी कोई आइडिया नहीं था कि वे मेरी जैसी दिक्कतें और किसी को भी हो रही हैं। लेकिन ये जब एक आश्वासन मिलता है कि वे मैं अकेली नहीं हूँ और भी हैं मेरे साथ, तो थोड़ा सा ना जीने की हिम्मत आ जाती है, थोड़ा सा फिर उसको रोकने की भी हिम्मत आ जाती है।
शायद इसीलिए मैं 2007 तक जिंदा रही, क्योंकि ए में आती रही। तो मुझे खासतौर से बेंगलोर फेलोशिप ने बहुत भारी सपोर्ट दिया। वो मेरा बहुत बढ़िया एंकर थे, हैं अभी भी। तो अकेला नहीं मैंने महसूस किया। हाँ, ये था कि मैं उन लोगों के साथ आइडेंटिफाई कर नहीं पाती थी, करना नहीं चाहती थी, या क्या था। वो आइडेंटिफिकेशन इन सबके साथ मुझे 2007 के मिली, जब मैंने एक प्रॉब्लम को एक कॉमन प्रॉब्लम समझा। उससे पहले मेरे दिमाग में रहता था मैं औरत हूँ और आप लोग क्या मेरी प्रॉब्लम समझोगे, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम तो ज्यादातर मेरे आदमी ने ही दी है ना, तो ये आदमी लोग क्या प्रॉब्लम समझेंगे, मेरे मन में ऐसा था। बट देन वही है कि 2007 में जब कहते हैं ना, वो मेरा भी नंबर लगा, दिमाग खुला, सोच में सब सोच आने लग गया, समझ आया कि भाई ये तो एक कॉमन प्रॉब्लम है, जो बात ब्रांड और क्वांटिटी की नहीं है, या क्या आप यूज कर रहे हो या क्या ड्रिंक कर रहे हो, ये उसकी भी बात नहीं है। बात सिर्फ थॉट्स एंड फीलिंग्स की है और मेरे बिहेवियर की बात है। पहले बाद मेरा बिहेवियर कैसा रहता है, बिल्कुल आउट ऑफ अनमैनेजेबल सा। मुझे जहाँ गुस्सा नहीं होना चाहिए मैं वहां भी गुस्से हो जाती हूँ, मतलब बड़ा इरेडिकल बिहेवियर सा रहता है। तो प्रॉब्लम मेरी एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई, सॉल्यूशंस मिलते गए। और मैं ये कहूंगी कि मैंने कभी अपने आप को अकेला नहीं समझा ए में आने के बाद। दैट वाज सबसे बड़ा मेरे लिए जो गिफ्ट था ना, वो यही था। और उसमें सबसे बड़ी अब देखिए, अगर मैंने तब पढ़ा होता तो तब ये जो क्या नहीं कहते ना, मानसिक सपोर्ट मुझे तब मिल गया होता। पैम्फलेट में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि भाई ये एक बीमारी है, आप जहां मर्जी, पर्सनल सर्कमस्टांसेस आपके जो मर्जी हो, आप जो मर्जी हो, और ये डिजीज है, डिजीज सबको लग जाती है। तो ये पैसेज बड़ा अच्छे से समझ आ सकता है एक न्यू कमर को कि भाई ये मुझे बीमारी है, मुझे इसके बारे में गिल्टी फील नहीं करना है। साफ साफ लिखा हुआ है, एनीवन एनीवेयर रिगार्डलेस ऑफ देयर पर्सनल सर्कमस्टांसेस कैन सफर फ्रॉम द डिजीज। और फिर हमें आके पता लग जाता है कि भाई ये इनक्योरेबल है, प्रोग्रेसिव है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी इच्छा हो, इफ आई वांट आई कैन रिकवर। ये देखिए, मुझे बहुत दिनों तक पता था शुरू में ही कि मुझे शराब छोड़नी चाहिए, आई नीड टू स्टॉप। लेकिन बात अटक जाती थी वेदर आई वांट टू स्टॉप और नॉट, मेरी इच्छा है कि नहीं। तो जिस दिन मेरी इच्छा पैदा हुई उस दिन मेरे लिए सब कुछ दरवाजे खुलने शुरू हो गए। तो ये बहुत है, मैं फेलोशिप में आई थी बिकॉज आई नीडेड टू स्टॉप इट। मेरी हेल्थ खराब हो रही थी और कोई जिंदगी नहीं होती, लेडी के लिए तो वैसे ही कोई जिंदगी नहीं होती। हमें आप सारे दिन घर में 24 घंटे 10-10 15-15 दिन के लिए बंधे रहो, दैट्स नॉट अ लाइफ। एट द एज ऑफ 35-37, तब मैं 35-37 साल की थी, 10-10 दिन आप घर से ना निकलो, दैट्स नॉट लाइफ। तो वही है कि भाई छोड़ना जरूरी है, ठीक है, लेकिन इच्छा है कि नहीं। उस टाइम इच्छा नहीं थी क्योंकि दर्द इतना था मानसिक कि उसको सहना नहीं होता था मेरे से, तो मेरी इच्छा भी नहीं होती थी। वो खैर इच्छा धीरे धीरे पैदा हुई और एक प्रोग्राम साइलेंटली मेरे उसमें काम करता रहा। जो मैं कहते हैं ना कि आप बॉडी लेके चलो, माइंड अपने आप ए में आ जाएगा, मेरे साथ वही हुआ। मैं बॉडी लेके जाती रही, धीरे धीरे माइंड भी पहुंचने लगा। और आगे एक पैसेज में बड़ा अच्छा लिखा हुआ उन्होंने कि उम्र का नहीं है 16 से 60, अमीरी गरीबी का नहीं है, कॉलेज में पढ़े हो नहीं पढ़े हो, आप बिजनेसमैन हो या हाउसवाइफ हो, मतलब कहीं भी पेशेंट हो, जेल में हो, कहीं भी हो, आपको किसी भी लैंग्वेज का पता हो, आप पढ़ना लिखना जानते हो नहीं जानते हो, आपको
हेल्प मिल सकती है। इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत यही है कि देयर इज नो कंडीशन कि आपको ऐसा ही होना चाहिए तभी आप ये प्रोग्राम ले सकते हो। नहीं, आप एक बात आपके लिए बस जो है वो यही बड़ी क्लियरली इसमें लिखा हुआ है कि हेल्प इज अवेलेबल बट यू मस्ट मेक द डिसीजन टू आस्क फॉर इट। दैट्स इट। आपको पता है ए मिल गई, उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में बहुत इन 3 सालों में देखा है, बहुत ऐसी 12 स्टेप किए हैं जिसमें वो नहीं आई। एक मीटिंग अटेंड करी, दूसरी बार नहीं आई। उनकी शर्तें हो जाती थी, हमें यहाँ मदद कर दो, हमें वहां मदद कर दो। अब वो है बीमारी का हिस्सा है, लेकिन दुख की यही बात होती है कि वो नहीं आ पाई लगातार, ना हम फॉलो कर पाए। हम लोगों के ए में वैसे काफी हाथ बंधे रहते हैं कि भाई हम किसी के पीछे नहीं पड़ सकते। दूसरी बात वही रहती है कि औरतों के साथ और भी एनोनिमिटी और प्राइवेसी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो परसुए मतलब पीछे लग के घरों में नहीं, मतलब वो मुश्किल हो जाता है। तो बस वही है कि भाई बड़ा दुख होता है। जबकि ये मद में कल ये पढ़ रही थी तो मुझे अच्छा भी लग रहा था, दुखी भी हो रहा था कि हम इतने लोगों को मैसेज मिलता है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि उनके लिए शराब बहुत खराब है, शराब छोड़नी जरूरी है, लेकिन उनकी इच्छा नहीं होती। इच्छा नहीं होती तो वो मदद के लिए हाथ भी नहीं बढ़ाते। और बस फिर आप कुछ भी नहीं हम कर सकते उससे ज्यादा तो। पर यही एक न्यू कॉमर के लिए मैसेज बड़ा पॉजिटिव है कि जिस दिन आपने कोई भी मदद के लिए हाथ ए की तरफ बढ़ाया, ए आपके लिए तैयार है। एंड और सबसे बड़ी बात, इसमें ऐसा नहीं है कि शराब छोड़ के आप ए के पास हेल्प मांगने आओ। अगर हम मेरे से शराब छूट सकती तो मुझे ए की क्या जरूरत थी? छूट ही नहीं रही थी ना, उसी के लिए तो मुझे ए चाहिए थी। तो ऐसा नहीं है कि भी नहीं अभी तो मैं पी रही हूँ, मैं कैसे ए आऊंगी? नहीं, हम आपसे उम्मीद ही नहीं रखते इस बात की, क्योंकि हमसे भी नहीं ऐसा हुआ था। हम ए में आए हैं, धीरे 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 कोशिश ये करते थे कि मीटिंग के टाइम में सोबर पहुंचे, ताकि वहां पे जो भी बातचीत हो रही है वो समझ आ सके, ताकि वहां पे हमारा बिहेवियर थोड़ा सा संयम में रहे, रिस्पेक्टफुली रहे। तो कोशिश वो करते 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 फिर हुआ ही सब कुछ ठीक। और मैं ये कहूंगी कि मैं पहले दिन जब मैं मीटिंग में आई थी तब वहां पे 2 लेडीज थी, उनमें से एक तो मेंबर थी, दूसरी मेंबर के साथ वो आती थी, उनकी पार्टनर थी। एक मेंबर थे, उनके पार्टनर में वो आती थी। उसके बाद जब बेंगलोर गई तो मैं जो मीटिंग्स मैं अटेंड करती थी उनमें मैं अकेली होती थी। कभी 20 मेंबर्स हैं, कभी 30 मेंबर्स हैं। फिर कभी कभी मैंने बहुत जगह जा जाके मीटिंग्स अटेंड की। बॉम्बे में अटेंड की, वहां 50-50 लोग मीटिंग में होते थे। बेंगलोर में भी एक एक मीटिंग में कभी कभी 60 लोग भी होते थे, ऑल मेन। लेकिन ईश्वर की कृपा मेरे से साथ ये रही कि कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं इन 60 लोगों में अकेली औरत बैठी हुई हूँ। जरा भी डर नहीं लगा, जरा भी मुझे अटपटा नहीं लगा, और अपने आप पे हीन की भावना भी नहीं आई कि मैं अल्कोहलिक हूं और मैं इनके बीच में बैठी हूँ, नहीं आई। ये मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अभी मैंने पिछले संडे को अपना ग्रेटिट्यूड दिया और मैंने वहीं पे मेंबर्स में शेयर किया। वहां पे मैं अकेली मेंबर हूँ, वहां हम 7-8 होम ग्रुप मेंबर्स हैं, सब आदमी हैं, ब्यूटीफुल मैन। अब मैं बता नहीं सकती आपको, जिस तरह से वो मेरे को दे केयर अबाउट मी ना, आई कांट एक्सप्लेन। तो सेफ्टी बहुत है, दैट्स व्हाट आई थिंक। सेफ्टी नंबर में है। और
वही बात है कि भाई मैं अपनी मेरी क्या प्रायोरिटीज हैं। शुरू में मुझे नहीं पता था, समझ आता था, लेकिन जब से मैंने अपनी वही सिंगलनेस ऑफ द पर्पस, ए में मेरी सिर्फ एक ही वो है कि भाई मुझे सोबर रहना है और दूसरों को हेल्प करना है। सबसे पहले तो मुझे प्लेटफॉर्म वही मीटिंग का मिलता है, मैं आप जाके अपना एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड शेयर करती हूँ, क्योंकि उसमें ये नहीं है कि भाई मैं औरत हूँ, मेरा एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड शेयर बिल्कुल अलग है, वो औरतों के ही काम आता है, नहीं, आदमियों के काम आता है। कितने आदमियों के शेयरिंग ऐसी हैं जिनको सुन सुन के मुझे मेरे स्टेप वर्क में हेल्प मिली। तो हमारी शेयरिंग कॉमन है, हेल्प एकदम कॉमन है, और रूम फुल ऑफ मेन सोच के घबराने का तो मुझे नहीं लगता कि भी ये एक बहाना होना चाहिए। बीमारी है उसके लिए, और देखा जाए तो आदमी हर जगह है, घरों में भी हैं, हम बाहर निकलते हैं, सड़कों पे मिलते हैं, बसों में मिलते हैं, ऑफिस में काम करो, जहां हम काम करते हैं आदमी हैं, मेन आर एवरीवेयर, सो दे आर इन ए मीटिंग्स ऑल्सो, कोई अलग से तो नहीं है ना। तो इस खुली थिंकिंग से जब हम ए में आते हैं तो हमें ज्यादा फायदा होता है। और ये सोचना कि भाई मैं लेडीज हूँ, मेरी प्रॉब्लम्स अलग हैं, नहीं, ये हमें हमारी रिकवरी और उसकी क्वालिटी से दूर रखेगा। तो ये 2-3 चीजें हैं जो फेलोशिप में मैंने आके शुरू करी और उससे मुझे सबसे ज्यादा फायदा मिला। और जैसे अक्सर हो जाता है कि भी कभी डर लगता है। अब जैसे शुरू शुरू में मैं आई थी तब उन दिनों में ना 13 स्टेप बहुत बोलते थे, तो मुझे समझ नहीं आता था कि क्या है ये 13 स्टेप। फिर वो बात हो रही थी तो मैंने पूछा किसी से, तो उसने भी मुझे बताया। ये मतलब 97-98 की बात है, ठीक है, उसके बाद चलता रहा। लेकिन आज मैं जब मुड़ के देखती हूँ, एक तो ए में 13 स्टेप है नहीं, सीधी सी बात, ठीक है। आप अगर आपके मतलब मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलूंगी कि अगर आपके कोई अफेयर्स वगैरह भी चलते हैं, कीप इट आउट ऑफ द फेलोशिप। वो है ही आउटसाइड मामला, वो है ही नहीं है ए का मामला। ए तो सिर्फ आपका अल्कोहलिज्म को हैंडल करने के लिए है ना। तो एनीथिंग, योर रिलेशनशिप्स और एनीथिंग, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ ए, वो आपकी पर्सनल लाइफ है, जस्ट कीप इट आउट ऑफ द क्लासरूम, दैट्स इट। एंड इफ आप उसको ए से भी बाहर रख सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। उस हाल में मैं ये सोचती हूँ कि हम औरतें, जो मैंने सीखा है अपने एक्सपीरियंसेस से, दूसरों के एक्सपीरियंसेस देख के भी, कि हम लेडीज अगर हम अपना, जैसे कहते हैं ना, वी कीप आवर हाउस इन ऑर्डर, हम अपना साइड ऑफ द वो सब कुछ ठीक ठाक रखें, हमारा फोकस हमारी रिकवरी पे होना चाहिए, हमारी सोब्राइटी पे होना चाहिए, वहां पे हम दोस्त बनाने नहीं जाते, फेलो मेंबर्स हैं। ए में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं बेटा करके बात कर लेती हूँ, सर करके बात कर लेती हूँ, एक सोशल कर्टसी है वो। मेरी स्पॉन्सर मेरी सहेली नहीं है, मेरे लिए ये बात बिल्कुल क्लियर थी। ए में मैं रिश्तेदारी ढूंढने नहीं आई हूँ, ना मैंने किसी को आज तक रिश्तेदार बनाया है। और जिस दिन मेरे ये फंडा क्लियर हो गए ना कि भाई कीप एवरीथिंग आउटसाइड द क्लासरूम, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, कोई ही दिक्कत की बात नहीं है। और मतलब ये मेरा मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि मैं ए में किसी आदमी को ब्लेम नहीं करती, क्योंकि मेरा ऐसा सोचना है कि आ, मेरी अपनी लाइफ मेरे अपने कंट्रोल में होनी चाहिए, और दूसरे को कितनी दूर रखना है वो भी मेरा अपना डिसीजन होता है। एंड आई हैव नॉट सीन एनीबडी फोर्सिंग, अपने आप को कोई जबरदस्ती फोर्स कर रहा हो, ऐसा मैंने ए में नहीं देखा। आई बीन लकी इनफ, आप ये कह लीजिए। लेकिन मैं इस को अगर जो लेडीज भी सुन रही हैं या आगे सुनेंगी, मैं यही कहूंगी, ए में सोसाइटी से लोग हैं, समाज
जो हमारा समाज है वहाँ के लोग हैं, जैसे समाज में है वैसे यहाँ भी है, ठीक है, इक्के दुक्के होंगे, लेकिन फिर वो हमारे हाथ में है कि उनको कितनी दूर रखना है, कितनी दूर नहीं रखना। हमेशा दूसरे पे उंगली उठाने से भी ठीक नहीं रहता ना। ए में आके ये बहुत अच्छी बात सीखी 4th 5th स्टेप में कि मुझे सिर्फ अपनी तरफ देखना है, मैं कहाँ गलत हूँ। जहाँ मैं ये देखना शुरू कर देती हूँ कि मैं कहाँ गलत हूँ, दूसरा अपने आप ठीक हो जाता है। ये काफी सीरियस बातें हो जाती हैं, पर ये मेरा एक्सपीरियंस है कि भाई मैं अपने फोकस्ड रहूं, मैं अपने ए में स्टेप, स्पॉन्सर और सर्विस जो भी चीज है, मतलब मैं ए में जो सिंगलनेस ऑफ द पर्पस है, अगर मैं वो पकड़ के चलती हूँ तो सवाल ही नहीं उठता कि आई विल हैव अ प्रॉब्लम इन ए। आज तक तो हुई नहीं, टचवुड। अब तो उम्र भी नहीं कि कोई आगे प्रॉब्लम हो, खुदा ना करे, लेकिन मैं वैसे बात कर रही हूँ कि भाई दैट्स व्हाट आई थिंक। और मैं यही सोचती हूँ कि भाई आप जब ए में आ जाते हो, जैसे जैसे समझ और जैसे जैसे आपको लगता है ठीक है भी यहाँ ए में जो ये लोग हैं, अब ये लोग कैसे दूर रह रहे हैं। ए में वो लिखा है, जब आपकी पूरी तैयारी हो कि यू कैन गो टू एनी लेंथ फॉर रिकवरी और सोब्राइटी, देन वी सजेस्ट यू टेक दीज 12 स्टेप्स। जिस दिन आपकी मानसिक तैयारी शुरू हो जाए कि भाई हाँ मैं प्रोग्राम लेने के लिए तैयार हूँ, टेक अ स्पॉन्सर, स्टार्ट वर्किंग ऑन स्टेप्स। और फिर ए में जर्नी स्टार्ट हो जाती है, बड़ी खूबसूरत। फिर आपको वो क्लासरूम ए XYZ से भरा हुआ नहीं लगेगा, आपको नहीं लगेगा कि दूसरा आपकी क्लास ले रहा है या दूसरा आपको जज कर रहा है। करने दीजिए, हम बाहर नहीं किसी को रोक सकते, ए में क्या रोक सकते हैं। थोड़ा चिकना घड़ा बनना पड़ता है, बन जाइए, बाहर भी तो बनते हैं हम। फिर ए में तो रास्ते बहुत हैं। अभी जैसे क्या है कि भाई अ, मेरा जैसे है कि भाई इस बार जब 2007 में मैं 2008 9 3 साल, ऑलमोस्ट 3 साल, 1 महीना कम रिहैब में रही थी, क्योंकि बहुत बुरी हालत थी उसमें। बच्चे डर गए थे, नहीं लेके जाते थे, वो आप वहीं रहो। तो ऑलमोस्ट 3 साल के बाद मैं निकली। फिर उसके बाद मैं अपनी छोटी बिटिया के पास थी 1 साल। तो पहले 4 साल मैंने स्टेप वर्क पे डिवोट किए। मुझे स्पॉन्सर ने कहा था बस मीटिंग जाओ वापस आ जाओ। चौथे साल का टोकन लेने के बाद मैंने फॉर्मल सर्विस ज्वाइन करी, ग्रुप से। विमेन ग्रुप था वहां से ज्वाइन करी। और फिर बहुत जल्दी ही मुझे मेरे लिए रास्ते खुलते गए, करते करते 2016 में मैं ऐसे डेलीगेट रोटेट हो गई थी। ये जर्नी जो मेरी थी 5 साल की थी। 2011 या 12 में सर्विस स्टार्ट हुई थी एक्टिव। फिर तो मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हो गई थी। मुझे काम भी, नौकरी भी मिल गई थी रिहैब में, घर में भी काम रहता था, तो मेरा 24 घंटे कब बीत जाए मुझे होश ही नहीं रहता था। लाइफ बिल्कुल एक सीधी पटरी पे चल रही थी, बहुत ही अच्छे तरीके से। बहुत ही बढ़िया टाइम निकला मेरा। सर्विस में बहुत कुछ समझ आया। और मैं यही कहूंगी कि भाई सर्विस करते हैं। उसके बाद फिर मैं 16 के बाद थोड़े मेरे हेल्थ इश्यूज और ये, पर वो भी फिर यही है कि फिर कॉमन वही दिक्कत शुरू हो जाती है। मैं ड्राई स्टेज में पहुंच गई, बहुत आदमी पहुंचते हैं, मैं भी पहुंच गई। फिर वहां से निकले, अब निकलते निकलते अब पिछले 1 साल से कुछ मैं ठीक महसूस कर रही हूँ। मतलब फिर दोबारा गाड़ी पटरी पे आई है, मेरी स्पिरिचुअल कंडीशन कुछ ठीक हुई है। तो मैं नहीं सोचती कि मेरा अकेली का कोई एक्सपीरियंस अलग से है ए में। ये बड़ा कलेक्टिव सा एक्सपीरियंस है, जो आप सबके साथ भी होता है, वो मेरे सबके साथ भी हुआ। इसलिए अगर मैं अपने सीनियर्स को सोच सुन के, ध्यान से समझ के फॉलो कर सकूं, तो मेरी पेन काफी कम हो सकती है।
मैंने ये देखा है कि जब मैं किसी दूसरे का सजेशन अडॉप्ट कर लेती हूँ तो मुझे तकलीफ कम होती है, जब नहीं करती तो तकलीफ होती है। तो यही है कि भाई ए में आने के बाद बहुत ही सुंदर सा रहा एक्सपीरियंस। और हाँ, जैसे स्टेप वर्क की बात होती है, फोर्थ फिफ्थ स्टेप की वजह से बेहतर यही रहता है कि फीमेल स्पॉन्सर हो, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे नहीं अवेलेबल थे। तो फोर्थ फिफ्थ मैंने किया सारे अपने स्टेप वर्क फीमेल स्पॉन्सर के साथ। और जैसे मैंने बताया, मैंने कोई दोस्ती या कोई रिश्तेदारी नहीं स्पॉन्सर के साथ। स्पॉन्सर इज माय स्पॉन्सर। मुझे नहीं पता उनके हस्बैंड क्या कर रहे हैं, उनका बच्चा कितनी उम्र का है, उनके घर में क्या हो रहा है। आई नेवर आस्क्ड। वो जितना बता दें, उससे ज्यादा मेरी कुछ दिलचस्पी नहीं रहती थी। मुझे बड़ी बेनिफिट हुआ उस बात का। स्पॉन्सर के साथ स्टेप वर्क जितनी मैं दिल से कर सकती थी अच्छे से मैंने किया। और जब नहीं था तो मैं करना चाहती थी, कुछ परेशानियां हो रही थी, फिर मैंने वही मेरे सर्विस स्पॉन्सर थे उनसे बात करी, उनको लिया स्पॉन्सर। हम एक दो मीटिंग्स में आमने सामने बैठे भी। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मैं उनके साथ कंफर्टेबल हो जाऊं, पर जो मैं शेयर करना चाहती थी मैं नहीं कर पाई। हालांकि मैं अपने आप को बहुत ओपन माइंडेड या एडवांस या मॉडर्न समझती हूँ, पर नहीं कर पाई मैं। फाइनली मैं थोड़ा और 5 मिनट और लूंगी। फिर मैं एक बार जयपुर कन्वेंशन में गई हुई थी। वहां पे हमारी गोवा की ओल्डेस्ट मेंबर आई हुई थी। उनसे मैंने बात की, उनको मैं पहली बार मिली थी वहां। उनसे मैं बैठी, उनसे मैंने कहा ऐसे ऐसे है, मुझे शेयर करना है और मुझे नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा ठीक है। आप मानिएगा नहीं कि वो जहाँ फंक्शन हो रहा था वहां उनके बाहर सामने वाले फुटपाथ के ऊपर बैठ के मैंने उनके साथ शेयर किया। शुरू में तो मुझे थोड़ा सा लगा कि भाई मैं जानती नहीं पहचानती नहीं, पूरा शेयर कर दिया। थोड़ा एक दिन परेशानी हुई, दूसरे दिन नहीं। अब आप देखिए कि मतलब उस दिन फिर मैंने एक चीज यही सीखी कि भाई ठीक है, अल्को ए में जो पुरानी मेंबर्स हैं वो जहां भी मिल जाती हैं, सिट विद देम एंड शेयर। इफ यू आर नॉट, मतलब अगर आपको मेल फीमेल स्पॉन्सर नहीं मिल पा रही है, मेल स्पॉन्सर है, पर जो अगर आपने किसी अपनी दिक्कत से छुट्टी पानी है तो यू हैव टू शेयर विद द फीमेल स्पॉन्सर। अगर मुझे ए का स्टेप्स का सही बेनिफिट लेना है तो मेरे लिए शेयरिंग विद द फीमेल स्पॉन्सर बहुत जरूरी है। अभी फिलहाल मेरे पास मेल स्पॉन्सर हैं, पर क्योंकि हमारी बातचीत ज्यादा ही होती है और वो भी इतने छोटे हैं, वो मेरी बड़ी बेटी की उम्र का लड़का है, लेकिन हमारी वेवलेंथ बहुत मिलती है। बेंगलोर में हम ही यूज्ड टू, वो मुझे अक्सर मीटिंग के लिए पिकअप करते थे और मीटिंग छोड़ते थे, तो वो टाइम में हम एक दूसरे से शेयर करते रहते थे। फिर बड़ा आइडेंटिफिकेशन सा मिल जाता है। वो जैसे अपने पेरेंट्स के साथ डील करते हैं, मैं अपने जैसे बच्चों के साथ डील करती हूँ, तो वो एक फैमिली आइडेंटिफिकेशन की वजह से हमारा बहुत वो क्लोज हो गया। तो वही शेयरिंग वगैरह चलती है। उसमें भी ये है कि भाई जो अगर कुछ ऐसी चीज है जो मुझे पुरानी डीप रूटेड है, जो अभी भी मेरे अंदर गिल्ट और शेम पैदा कर देती है याद आने पे, तो वो उसको शेयर करने के लिए आई ऑलवेज लुक फॉर अ फीमेल स्पॉन्सर, ताकि मैं खुल के शेयर कर सकूं जैसा मैं शेयर करना चाहती हूँ। वहां पे फिर मैं कोशिश करती हूँ कि दूसरी फीमेल मेंबर के भी ट्रस्ट करूं और शेयर कर दूं, और मुझे उसका रिजल्ट मिलता है। ए प्रोग्राम का लेना, उसके कितने बेनिफिट मुझे मिल सकते हैं, कहाँ तक मेरी क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, वो सब मेरे हाथ में है। सोब्राइटी ईश्वर देता है, उसके बाद रिकवरी को मैं कहाँ तक लेके जाती हूँ वो मेरे हाथ में है, वो हम लोगों के हाथ में होती है। रवि जी, मेरे ख्याल में बहुत हो गया, ठीक है। हेलो। बहुत अच्छे ढंग से मैडम आपने, हाँ यस मैडम, थैंक यू बहुत जी, अच्छे ढंग से थैंक यू आपने समझाया। जी।
इसी के साथ मैडम हम क्वेश्चन आंसर के तरफ से बढ़ते हैं। किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेज करके अपना क्वेश्चन पूछ सकता है मैडम से। कोई भी भाई आगे आ सकता है, ये अपना एड ऑन करना चाहे अपना एक्सपीरियंस इसमें। अभी हमारे पास मीटिंग के 10 मिनट बचे हैं। कुछ ज्यादा लंबा टाइम ले लिया मैंने। हेमंत भाऊ, आप कुछ पूछना चाहेंगे? या कोई भाई अपनी 5 मिनट की शेयरिंग करना चाहे तो वो कर सकता है। जी परवीन जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं या एड ऑन कर सकते हैं। परवीन जी, माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो। अब माइक पीछे से बंद कर रखा हुआ आपने। मैं परवीन अल्कोहलिक, भगवान की कृपा, आप भाइयों की मदद से आज के दिन शराब के पहले ग्रुप से दूर हूँ। दोस्तों, अब ये जो या छोटी बहन है या बड़ी है, लेकिन बहुत अच्छी वंडरफुल शेयरिंग। उनकी ये एक शेयरिंग में एक बात तो ऐसी है ना, क्योंकि अल्कोहलिक मैं हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। खैर, अल्कोहलिक मैं हूँ। एनीवे कोई अल्कोहलिक और भी हो, लेकिन ये परफेक्ट है कि सामने वाला अल्कोहलिक ये चाहता है, ये लेडीज है यार, इससे कंपेटेबल ये चीजें हर जगह आती हैं। लेकिन यार जो खुल के शेयरिंग की और ये बताया, अपने अनुभव शेयर किए, तो यार बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये नहीं कि मैं शेयरिंग सुन रहा हूँ या आपकी बातों को कर रहा हूँ, क्योंकि मेन चीज है कि अपने आप को सेफ रखना अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि मैंने कहते हैं ना कि एक दरवाजा खुला हुआ है, अगर मैंने एक दरवाजा बंद कर दिया ना, एक दरवाजा, तो 99 दरवाजे खुल जाएंगे, वो सिर्फ नशे के खुलेंगे। अगर मैंने वो दरवाजे बंद किए तो ऑटोमेटिक 99 दरवाजे खुलते चले जाएंगे। तो यार ये प्रोग्राम बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ ना फिजिकल मीटिंग है ना कोई मेंबर है, लेकिन यार एक आपके साथ ऑनलाइन मीटिंग में ही जुड़ता हूँ, 11 वाली या 2 वाली या 8:30 वाली, तो ये मीटिंग एक नामात्र मेरे पास सारा है। लेकिन यार बहुत वंडरफुल शेयरिंग और अनुभव सिर्फ इतना ही है यार मेरा, कि यार मुझे आज के दिन जीना है यार। जो चला गया वो आएगा नहीं, आने वाला देखा नहीं। जैसे प्रेजेंट आज के दिन भगवान ने मेरे को सांस दी है, कल दे ना दे कोई पता नहीं, लेकिन आज यार जीवन है, उसको खुशी से और बहुत ही पावर अपनी ईमानदारी से जीना चाहता हूँ। तो जीने के लिए सिर्फ इतना ही बताया यार प्रोग्राम मेंबरों ने, कि यार मैं आज के लिए जीऊंगा और आज मेरे लिए बहुत वंडरफुल दिन है। तो इसके लिए यार उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ यार, जो कि इतने मेंबर मेरे को सुन रहे हैं। मैं अगर यही यानी कि अपनी बाहर किसी को कहानी बताऊंगा तो वो नहीं मेरे को समझेगा, लेकिन यहाँ यार हर मेंबर भाई बहन समझते हैं यार ये कुछ कह रहा है। तो यार ये चीजें यहाँ के मिलती हैं यार, जरूरी नहीं कि रिहैब सेंटर मैंने भी बहुत काटे हैं। घरवाली को जब भी परेशान करता था या दुखी करता था, वो सेंटर भेज देती थी। घर की शांति हो जाती थी, घर में जो तोड़ फोड़ होती थी वो बचत हो जाती थी, पैसे की बचत हो जाती थी, और कोई बाहर मैंने कांड करना होता था या मेरे साथ कोई कांड हो जाए उससे बच जाते थे। लेकिन रिटायरमेंट आती थी, लेकिन यार वो चीजें आज मेरी समझ में आती हैं यार। अगर मैं आज जिंदा हूँ तो बस एक परिवार के वजह से हूँ, क्योंकि परिवार ने मेरे को संभाला और मेरी यानी कि हर चीज को बर्दाश्त किया। अगर वो बर्दाश्त न करते, कोई कांड हो जाता, पुलिस केस बन जाता, तो मैं बाहर थोड़ा आता, फिर मैं वहीं दिल्ली के अंदर ही कहीं ना कहीं ठेके पे या किसी गटर में पड़ा होता, अल्लाह के नाम पे मांग रहा होता, दे भाई। तो वो चीजें यार यहाँ आके पता लगती हैं यार, मेरे को जीने के लिए सिर्फ एक दिन मीटिंग, एक दिन आपके साथ जुड़ना है और आपकी सुननी है। सुनने के बाद में इतना पता है यार, बीमारी ये बहुत पावरफुल और बहुत ही ताकतवर है। कब कहाँ से किधर घेर ले। आज इंडिया में तो खैर ठेके होते जाना पड़ता है, यहाँ तो हर सुपर मार्केट में अल्कोहल अवेलेबल है, बियर शराब जो मर्जी जहाँ मर्जी जैसे मर्जी कोई पिए, किसी को कोई रोकने टोकने वाला नहीं। लेकिन यार मैंने हटाया, वो चीजें स्थित वही है। आज मैं जीता हूँ यार,
मीटिंग करता हूँ, आपकी सुनता हूँ और बहुत मजा आता है यार। थैंक यू दोस्तों, मैंने कहा आपने सुना, आप सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बढ़िया प्रवीण जी, बहुत अच्छे ढंग से आप अपने शेयर किए। और किसी भाई का कोई अपना शेयर करना चाहता हो या अलका मैम अभी अवेलेबल है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हो या कोई ऐड ऑन करना चाहता हो इसके बारे में? दोस्तों, समय बड़ा कीमती होता है कमरों को, कृपया आगे आए। रवि जी, मैं एक छोटा सा शेयर करूं? यस मैम, ओवर टू यू। हाँ, जैसे ये भाई साहब अभी बता रहे थे ना कि भाई जब परेशानी होती थी तो घरवाली रिहैब में डाल देती थी, तो मुझे उससे याद आया कि जब मेरा रिहैब, वहां से ना रिहैब से मुझे हफ्ते में वीकेंड पे घर भेजते थे, धीरे धीरे मुझे ऐसे किया। तो जब मैं वीकेंड पे अपने बेटी के पास आती थी तो दोनों बेटियां और दामाद बैठे हुए, तो वो इसी बात पे बात हो रही थी कि भी डिस्चार्ज किया जाए या नहीं किया जाए। तो काफी देर तक डिस्कशन और वो होती रही। तो मेरे दामाद ने एक बड़ी सीधी सी बात की कि तुम लोग इतना घबरा क्यों रही हो, ठीक है जिस दिन मम्मी पियेंगी उस दिन वापस रिहैब में डाल देना। और मैं उसकी शक्ल देखती रही, वो उसने उतनी सहजता से ये बात कह दी थी और बात उसकी काफी ठीक भी थी। और मैंने तब सोचा कि अभी तो बच्चों को रास्ता दिखा हुआ है, दैट वाज माय थर्ड एडमिशन। अभी बच्चों को रास्ता दिख गया और अभी तो उनको पता है कि भाई जितनी देर तक वो रखना चाहें वो रख सकते हैं मुझे रिहैब में। आप ये मानिए आज तक मुझे उस चीज का डर है। तो ये एक तरह से एक हेल्दी डर भी बैठ जाना जरूरी है मेरे जैसे लोग में। दैट्स व्हाट। थैंक यू। बहुत बढ़िया अलका मैडम जी। और कोई भाई? अभी भी हमारे पास 4 मिनट है मीटिंग के समाप्त होने में। दोस्तों आगे आइए, शेयरिंग इज केयरिंग। कोई भी भाई आगे आ सकता है, अपना माइक अनम्यूट करके शेयर कर सकता है। अलका मैम, कोई भी शेयरिंग करने नहीं आ सकता, तो चलो हम मीटिंग की समाप्ति की ओर चलते हैं। हम मीटिंग की समाप्ति प्रेयर द्वारा कराते हैं। क्या आप प्रेयर कराने में समर्थ हैं? मैं हिंदी में नहीं करवा पाऊंगी क्योंकि वो जिस मुझे लैंग्वेज में ठीक आपको, से याद नहीं है, मतलब जो भी पूरी ठीक लैंग्वेज से में याद। आप करा। इंग्लिश में चलेगी? यस मैम, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ, चलिए नो प्रॉब्लम, ओवर टू यू, आप ठीक। कराइए। हाँ चलिए, हम सब इकट्ठा प्रार्थना करते हैं या मेरी बात रिपीट करेंगे? जैसे आप मन गए। इकट्ठा बोल देते हैं सर, ठीक है ना? चलिए, ओके। लेट्स प्रे टुगेदर। गॉड ग्रांट अस द God सेरेनिटी गॉड granted the serenity ग्रांट अस द टू सैनिटी एक्सेप्ट द थिंग्स टू एक्सेप्ट to द थिंग्स accept टू the things वी कैन नॉट चेंज, that we cannot change, courage to change the things करेज टू courage to चेंज द change the थिंग things we can, we वी can, कैन, and wisdom to know the difference. and wisdom to know विजडम the टू नो difference. दैट। हेलो। अलका मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे ढंग से आपने शेयरिंग करी। थैंक यू मैम। और बड़ी शांति हो गई मीटिंग में, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। नहीं नहीं मैम, सब शांत हो आज गए। त्योहार का दिन है ना, मेरे ख्याल से मेंबर्स ज्यादातर अपने घरों में बिजी होंगे। ओहो हाँ, घरों में लोग होंगे। ठीक है, नो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू, सब आपने अपना आए कीमती समय हमें बहुत दिया। जी, धन्यवाद मुझे याद करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू, बाय बाय मैम। बाय बाय।